प्लाज्मोडियम। सबसे पहले इसका वर्गीकरण देखते हैं। इसका फाइलम प्रोटोजोआ, सब फाइलम है स्पोरोजोआ, इसकी क्लास है टिलोस्पोरिया, इसका ऑर्डर है हेमोस्पोरिडिया, जीनस प्लाज्मोडियम, और इसकी जातियां जो है वाइवेक्स है, ओवेली है, मलेरिया और फेल्सपेरम। प्लाज्मोडियम एक अंतःपरजीवी है जो मनुष्य में मलेरिया रोग फैलाता है। प्लाज्मोडियम को सर्वप्रथम चार्ल्स लेवरोन ने मनुष्य के रक्त में देखा तथा उन्हें बताया कि यह सूक्ष्म जीव मनुष्य में मलेरिया रोग फैलाता है। सर रोनाल्ड रोस ने 1897 में मादा एनोफ्लिज मच्छर जो है उसके क्रॉप में प्लाज्मोडियम की ऊसिस्ट को देखा तथा बताया कि मानव में मलेरिया रोग मादा एनोफ्लिज मच्छर द्वारा फैलता है, इसलिए मादा एनोफ्लिज इसका वाहक परपोषी है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स सबसे अधिक पाई जाने वाली जाति है जो मुख्यतः उन देशों में पाई जाती है जहाँ का तापमान 16 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर रहता है और लगभग 20-22 डिग्री हमेशा बना रहता है। अर्थात ये भारत, पाकिस्तान, दक्षिणी अफ्रीका, चीन, श्रीलंका आदि देशों में पाया जाता है। प्लाज्मोडियम एक द्विपरपोषी परजीवी है जो अपना जीवन चक्र मनुष्य और मादा एनोफ्लिज में पूरा करता है। प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र, प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र को दो भागों में बांटा गया है। पहला है इसका अलैंगिक जनन चक्र या साइजोगोनी जो मनुष्य में पूरा होता है, और दूसरा लैंगिक जनन या गेमागोनी जो मादा एनोफ्लिज में पूरा होता है। पहले हम लोग चर्चा करते हैं अलैंगिक जीवन चक्र या साइजोगोनी। प्लाज्मोडियम अलैंगिक जीवन चक्र मनुष्य में पूरा करता है। मनुष्य इसका प्राथमिक परपोषी है। अलैंगिक जीवन चक्र निम्न पदों में पूरा होता है। सबसे पहले संक्रमण, जब कोई संक्रमित मादा एनोफ्लिज मच्छर स्वस्थ मनुष्य को काटती है तो वो लार के साथ प्लाज्मोडियम की संक्रामक अवस्था स्पोरोजोइट मनुष्य में छोड़ देती है तथा इस प्रकार मनुष्य प्लाज्मोडियम से संक्रमित हो जाता है। स्पोरोजोइट, स्पोरोजोइट प्लाज्मोडियम की संक्रमणकारी अवस्था है। प्रत्येक स्पोरोजोइट हंसियाकार या त्रिकोणरूपी आकार का होता है जिसकी लंबाई 6 से 15 माइक्रोन होती है। इसमें एक केंद्रक उपस्थित होता है। शरीर के चारों ओर दृढ़ लचीली पेलिकल पाई जाती है। शरीर के अग्रभाग में एक छिद्र माइक्रोपाइल पाया जाता है तथा अग्रभाग पर 3 या अधिक छल्ले पाए जाते हैं जो शीर्ष टोपी का निर्माण करते हैं। इसके शरीर में पश्च भाग में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है तथा अग्रभाग में एक जोड़ी स्रावी ग्रंथियां उपस्थित रहती है। मनुष्य के रक्त में स्पोरोजोइट आधे घंटे तक परिसंचरित होने के पश्चात यकृत कोशिकाओं में चले जाते हैं तथा स्रावी ग्रंथियों की सहायता से एंजाइम स्रावित करके यकृत कोशिकाओं में पहुंच जाते हैं। यकृत साइजोगोनी, यकृत में होने वाले चक्र को यकृत साइजोगोनी कहते हैं जिसके अंतर्गत 2 चक्र होते हैं। पहला है पूर्व रक्ताणु चक्र और दूसरा है बहि रक्ताणु चक्र। पहले चर्चा करते हैं पूर्व रक्ताणु चक्र अर्थात प्री इरिथ्रोसाइटिक साइकिल। यकृत कोशिकाओं में प्रवेश करने के पश्चात स्पोरोजोइट इन कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य का भक्षण करता है तथा आकार में वृद्धि करता है तथा आकार में लगभग गोलाकार हो जाते हैं तथा इनका व्यास 45 माइक्रोन तक हो जाता है। अब इन्हें साइजोंट कहते हैं। अब साइजोंट में बहुविखंडन होता है। परिणाम स्वरूप लगभग 1000 छोटे तर्करूपी क्रिप्टोमीरोजोइड्स बनते हैं। ये क्रिप्टोमीरोजोइड्स यकृत कोशिकाओं के फटने से रक्त पात्रों में आ जाते हैं। इनमें से कुछ रक्त में प्रवेश कर जाते हैं, अधिकांश पुनः नई यकृत कोशिकाओं में प्रवेश कर जाते हैं और ये चक्र लगभग 3 दिन में पूरा हो जाता है। उसके बाद में है बहि रक्ताणु चक्र, एक्सो इरिथ्रोसाइटिक साइकिल। जो क्रिप्टोजोइट्स एवं क्रिप्टोमीरोजोइट्स नई यकृत कोशिकाओं में प्रवेश करते हैं, ये यकृत कोशिकाओं के द्रव्य का भक्षण करके आकार में वृद्धि करते हैं तथा साइजोंट बनाते हैं। अब साइजोंट में बहुविखंडन होता है और जिसमें लगभग 1000 छोटी छोटी रचनाएं बनती है जिनको मेटाक्रिप्टोमीरोजोइट्स या फेनेरोजोइट्स कहते हैं।
ये दो प्रकार के होते हैं, छोटे आकार के लघु मेटाक्रिप्टोजोइड्स और बड़े आकार के दीर्घ मेटाक्रिप्टोमिरोजोइड्स। इनमें से लघु मेटाक्रिप्टोमिरोजोइड्स रक्त में जाकर रक्ताणु चक्र चलाते हैं, जबकि बड़े वाले जो है मेटाक्रिप्टोमिरोजोइड्स पुनः यकृत कोशिकाओं में प्रवेश कर जाते हैं। मच्छर के काटने से रक्ताणु चक्र प्रारंभ होने की अवधि पूर्व व्यक्त काल कहलाती है, जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स में 8 दिन का होता है। इसके बाद में आते हैं रक्ताणु चक्र या इरिथ्रोसाइटिक साइकिल। लघु मेटाक्रिप्टोमिरोजोइड्स रक्त में प्रवेश करके आरबीसी पर आक्रमण करते हैं तथा रक्ताणु चक्र चलाते हैं, जिसे रक्ताणु साइजोगोनी कहते हैं, जिसके अंतर्गत निम्न अवस्थाएं आती है। पहली है ट्रोफोजोइट अवस्था। माइक्रो मेटाक्रिप्टोजोइड्स आरबीसी में प्रवेश करके गोलाकार आकृति बना लेते हैं, धारण कर लेते हैं। अब इन्हें ट्रोफोजोइट कहा जाता है, जो कि प्लाज्मोडियम की वयस्क अवस्था होती है। ये ट्रोफोजोइट आरबीसी में उपस्थित हीमोग्लोबिन का भक्षण करके वृद्धि करते हैं। सेकेंड है मुद्रिका अवस्था, सिग्नेट रिंग स्टेज। ट्रोफोजोइट के मध्य में एक बड़ी अकुंचनशील रिक्तिका का विकास हो जाता है तथा केंद्रक परिधि की तरफ खिसक जाता है, इसलिए ट्रोफोजोइट्स अंगूठी के आकार के दिखाई देने लगते हैं। इसे मुद्रिका अवस्था कहते हैं। तीसरा अमीबीय अवस्था। अमीबीय अवस्था मुद्रिका अवस्था अब अमीबीय अवस्था में बदल जाती है, जिसमें अमीबा के समान छोटे छोटे उत्पाद विकसित हो जाते हैं। इसे वृद्धि अवस्था भी कहते हैं, जिसमें यह हीमोग्लोबिन का तेजी से भक्षण करता है, आकार में वृद्धि करता है तथा इससे स्रावित एंजाइम हीमोग्लोबिन को हीमेटिन और ग्लोबिन में विखंडित कर देते हैं। हीमोग्लोबिन का पाचन कर लिया जाता है, जबकि हीमेटिन गहरे भूरे रंग की हीमोजोइन कणिकाओं के रूप में रूपांतरित हो जाते हैं तथा ये कणिकाएं ट्रोफोजोइट के मध्य कोशिका द्रव्य में एकत्रित हो जाती है। अब ट्रोफोजोइट की रिक्तिका लुप्त हो जाती है तथा आरबीसी के अधिकांश भाग को घेर लेता है। आरबीसी बड़ी कमजोर हो जाती है तथा इसमें उपस्थित बचा हुआ कोशिका द्रव्य नारंगी या पीले रंग की कणिकाओं के रूप में दिखाई देता है, जिसे स्विनर्स डॉट्स कहते हैं। अगली अवस्था है साइजोंट अवस्था। ट्रोफोजोइट में वृद्धि पूरी होने पर अमीबाब अवस्था गोल साइजोंट अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। साइजोंट अवस्था में केंद्रक में बहुविभाजन होता है, जिससे 12 से 24 केंद्रकों का निर्माण होता है तथा ये संतति केंद्रक साइजोंट की परिधि पर जमा हो जाते हैं तथा कोशिका द्रव्य से घिर जाते हैं। इस प्रकार साइजोंट की परिधि पर 1.5 माइक्रोन व्यास की छोटी छोटी रचनाएं बन जाती है, जिन्हें मीरोजोइड्स कहते हैं। ये मीरोजोइड्स परिधि पर जमा होकर फूल समान रचना बना लेते हैं, जिसे रोजेट अवस्था कहते हैं। इस प्रकार प्रत्येक साइजोंट से 12 से 24 मीरोजोइड्स बन जाते हैं। अब साइजोंट एवं आरबीसी फट जाती है, जिससे मीरोजोइड्स एवं हीमोजोइन कणिकाएं मुक्त हो जाती है। मुक्त हुए मीरोजोइड्स पुनः नई आरबीसी में प्रवेश कर जाते हैं तथा हीमोजोइन कणिकाओं के रक्त में मुक्त होने से ठंड एवं कंपकपी के साथ बुखार आता है, जिसे मलेरिया बुखार कहते हैं, जिसमें शरीर का तापमान 106 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। रोगी को कंपकपी लगती है, रोगी को ठंड लगने लगती है, थोड़ी देर बाद पसीना आता है तथा तापमान कम हो जाता है। इसे ज्वर जन्य अवस्था कहते हैं। कुछ समय पश्चात रोगी स्वयं को स्वस्थ महसूस करने लगता है। इसे स्थगन अवस्था कहते हैं। यह चक्र 48 घंटे बाद पुनः दोहराया जाता है तथा चक्र के पूरा होने पर बुखार आता है। प्रत्येक चक्र में अनेक आरबीसी नष्ट हो जाती है, जिससे रोगी कमजोर हो जाता है। प्लाज्मोडियम के संक्रमण से लेकर मलेरिया बुखार उत्पन्न होने तक की अवधि उष्मायन काल कहलाती है, जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स में 14 दिन का होता है। गैमेटोसाइट्स का विकास। कई रक्ताणु चक्र पूरे हो जाने के बाद कुछ मीरोजोइड्स आरबीसी में प्रवेश करने के पश्चात अलग प्रकार से वृद्धि करते हैं।
इस दौरान मुद्रिका अवस्था नहीं बनती तथा मीरोजोइट्स वृत्ताकार रचनाओं में विकसित होते हैं, जिनको गेमेटोसाइट्स कहते हैं। आकार के आधार पर गेमेटोसाइट्स दो प्रकार के होते हैं। छोटे आकार वालों को माइक्रो गेमेटोसाइट्स कहते हैं और बड़े आकार के जो है उनको मैक्रो गेमेटोसाइट्स कहते हैं। माइक्रो गेमेटोसाइट्स ये आकार में छोटे होते हैं, इनका केंद्रक बड़ा होता है तथा इनको नर युग्मक जनक भी कहा जाता है, मेल गेमेट्स भी कहते हैं। मैक्रो गेमेटोसाइट्स ये आकार में बड़े होते हैं तथा इनका केंद्रक छोटा होता है, इन्हें मादा युग्मक जनक भी कहते हैं, इनको फीमेल गेमेटोसाइट्स भी कहते हैं। ये संख्या में माइक्रो गेमेटोसाइट्स से दुगने होते हैं। गेमेटोसाइट अवस्था ही मादा एनोफ्लिज मच्छर के लिए संक्रमणकारी अवस्था होती है तथा इसके आगे का विकास मादा एनोफ्लिज मच्छर में पूरा होता है। ये गेमेटोसाइट्स सामान्यतः रात्रि के समय बनते हैं तथा परिधीय रक्त वाहिकाओं में आ जाते हैं। जब कोई मादा एनोफ्लिज मच्छर मनुष्य को काटती है तो रक्त के साथ ही गेमेटोसाइट्स उसके शरीर में चले जाते हैं और यदि नहीं जाते हैं तो कुछ घंटों के पश्चात ये मर जाते हैं। थैंक यू। इसका सेकंड पार्ट अगले व्याख्यान में लेंगे।